हे गाइस, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। और आज के बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग। ठीक है, लर्निंग आपका टॉपिक रहेगा। और लर्निंग में जो है बेसिकली हम लर्निंग थ्योरीज को देखेंगे, थोड़ा सा हम पेडागोजिकल पार्ट को देखेंगे, है ना। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। देखो, जो केवीएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो थोड़े से कम ही हैं, लेकिन मतलब पीआरटी की बात करूं स्पेशली अगर, तो क्योंकि 2018 वाला है, फिर 13 वाला है और 16 वाला शायद मैं देखती हूँ, अगर मिल गया तो मैं उसके भी क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, मतलब ये भी कराऊंगी मैं। और दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें मैं DSSB जो पीआरटी का एग्जाम होता है दिल्ली वाला, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी ले रही हूँ। इससे होगा क्या कि आपको, क्योंकि ये भी पीआरटी लेवल का एग्जाम है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछा जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ भी चलो, इस हिसाब से हमें जो अपनी तैयारी करनी है। और केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन जो है एक लास्ट मैंने वीडियो में कवर किया था, पियाजे वाला वाइगोत्स्की से जो भी आया था वो मैंने कवर कर लिया था। ठीक है, और केवीएस पीआरटी का अलग से भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करा दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक और चीज की, जो लास्ट वीडियो का 7th क्वेश्चन था उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रह गया था उस पर, तो लास्ट में करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम 10 क्वेश्चन। ठीक है, और एक नंबर है उसको नोट कर लीजिए, वो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, 8638008832। ठीक है, ये नंबर है, इस पर अपना नाम लिखकर जो है आप व्हाट्सएप कर देना और अंकित सर इसको आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, और देखो यूट्यूब का जितना भी मैटर है इस चैनल का, जोरावर क्लासेस का, वो अंकित सर देखते हैं। तो अगर चैनल से रिलेटेड कुछ भी कहना होता है, ऐड हटानी है, क्या हटानी है, जो भी मतलब कमेंट्स एक दो देखे थे, तो मतलब वो आप अंकित सर को बोल देना। ठीक है, क्योंकि मैं चैनल हैंडल नहीं करती हूँ, सर हैंडल करते हैं। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको CDP की एक क्लास देना, वो मैं आपको करा रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर कर चुके होंगे। एंड गाइस, दिस इज नॉट द लाइव क्लास, ये आपकी लाइव क्लास नहीं होती, आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है पहले से ही। ठीक है, तो मतलब एट द टाइम मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिड बेंडुरा यूज टू रेफर टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। ठीक है, मतलब सामाजिक सीखने की समग्र प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए बेंडुरा ने किस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब बेसिकली वो वर्ड आपको बताना है जो उनकी पूरी थ्योरी का एक तरह से कह सकते हो जिस्ट है। ठीक है, मतलब एक निचोड़ कह सकते हैं, जो उनकी बेसिक थ्योरी बेस थी। देखिए, जो बेंडुरा की थ्योरी है उसको कहते थे हम सोशल लर्निंग थ्योरी, पहले बोला जाता था सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नाम चेंज किया और इसको बोला सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ऑफ लर्निंग, ये भी याद रखना। अब जो वाइगोत्स्की की मैंने बताई थी सोशल कल्चरल थ्योरी, वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जो है सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये आपकी लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, याद रखना। तो दो नाम से आ सकती है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी, खाली ये भी आ सकती है। इन्होंने बाद में कॉग्निटिव वर्ड ऐड किया था अपनी थ्योरी में। तो ये थी इनके बारे में बेसिक बात। तो फटाफट आंसर करो इसका जल्दी से कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक का, ABCD में से वो जो भी आंसर है वो फटाफट करो। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन लास्ट के 3 ऑप्शंस की, तो बेंडुरा ने तीनों की बात की है। ठीक है, कंडीशनिंग की कोई बात इतनी नहीं करी है उन्होंने। कंडीशनिंग जो है बिहेवियरिस्ट का है, जो व्यवहारवादी है ना, जिसमें स्किनर, पेवलोव ये सब हैं, ये सब कंडीशनिंग की बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, आप सबने थ्योरीज पढ़ी होंगी क्योंकि बहुत बेसिक है ये चीजें। ठीक है, अब देखो बेंडुरा जो है उनका जो मेन था वो मॉडलिंग के ऊपर था। मतलब मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, हम दूसरों के बिहेवियर को जब ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर हम अपने आप करके दिखाते हैं, उसको हम मॉडलिंग कह सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने अपनी टीचर को देखा, छोटे बच्चे ने अपनी टीचर को देखा और टीचर जैसे पढ़ा रही थी उसने घर आके वही सेम चीज कर दी। ठीक है, दैट इज मॉडलिंग, कि उन्होंने पहले टीचर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो मॉडलिंग करके दिखा दी। तो बेसिकली इनकी थ्योरी इसी पर थी कि किस तरह से ऑब्जर्व करके बच्चा जो है मॉडलिंग करके चीजों को सीखता है। ठीक है, कैसे उसकी लर्निंग होती है। लेकिन इनका जो व्यू पॉइंट था वो थोड़ा सा बिहेवियरिस्ट से अलग था, मतलब व्यवहारवादियों से अलग था। इन्होंने बाद में जो कॉग्निटिव वर्ड ऐड किया था उसका मतलब ये कहा था इन्होंने कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस हो गया या बच्चे में जो मोटिवेशन होता है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है उसके ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है उसकी, वो इन पर बहुत डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि बच्चा अपने आप सोचता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जस्ट कॉपी कर लेगा किसी भी बिहेवियर को, वो हर बिहेवियर को कॉपी नहीं करता है, वो कुछ सेलेक्टिव बिहेवियर को कॉपी करता है जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसको सही लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि बच्चा तो ब्लैंक स्लेट है, आपने जो भी लिख दिया उसके ऊपर वो करता जाएगा, तो ऐसा नहीं मानते थे बेंडुरा। तो बिहेवियरिस्ट से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इनका अलग था। अब हम थोड़ा वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने भी रीइंफोर्समेंट की बात करी है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट की बात करी है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात करी है। तो जो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है वो होता क्या है?
सपोज मैंने किसी बच्चे को प्रेज कर दिया, ठीक है, मतलब क्लास में 40 बच्चे थे और मैंने 2 बच्चों को बहुत तारीफ कर दी, उनको रिवॉर्ड भी दे दिया, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने ये चीज बहुत अच्छी की। सपोज वो रास्ते में आ रहे थे, उनको एक आंटी जी वो गिर गई, उन्होंने उनको उठाया और फिर मतलब उनको हेल्प की और मैंने इन बच्चों को जो है प्रेज कर दिया, बहुत ज्यादा क्लास में क्लैपिंग करा दी, ठीक है। अब बाकी जो 38 बच्चे हैं वो सोचेंगे वाह इस चीज के ऊपर इनकी क्लैपिंग होगी, तो इनमें से 38 में से हो सकता है 4-5 भी उस बिहेवियर को जो है रिपीट करें, ठीक है, मतलब वो जो इन्होंने किया है वो आपने आगे वाले भविष्य में करें ये चीज, ठीक है। तो इस तरह के रिइंफोर्समेंट को बोलते हैं वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। मतलब ये कि आपको किसी और के थ्रू, किसी और को रिइंफोर्समेंट दिया गया, उसके थ्रू आपने भी सीख लिया, तो इसको हम बोलते हैं वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट। मतलब डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया रिइंफोर्समेंट, आपने किसी के द्वारा सीख लिया, किसी और को दिया गया, उसके द्वारा आपने सीख लिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट, ठीक है, मतलब प्रतिनिधि रूप पुनर्बलन, मतलब देख लेना हिंदी में मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। नेक्स्ट है सेल्फ एफिशिएंसी, तो इसकी भी बात बेंडुरा ने की है। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सेल्फ एफिशिएंट होता है, मतलब उसको पता होता है कि मैं किस चीज में कितना इफेक्टिव हूं, मैं किस चीज को कैसे कर सकता हूं। बच्चे की अपने बारे में, जो अपनी एफिशिएंसी के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में जो बच्चे की नॉलेज होती है उसको हम सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कहा था कि जो ओवरऑल उनका प्रोसेस था सोशल लर्निंग का वो किस पर था, तो भाई वो मॉडलिंग के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और इस मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, सेल्फ एफिशिएंसी होती है, बहुत सारी चीजें सोचकर बच्चा जो है मॉडलिंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से आप लोग। If a group of children learns a lot of arithmetic skills by way of completing a project on celebration of Diwali festival, this will be known as a kind of, देखो क्या पूछा गया है कि भाई दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, दीपावली त्योहार का, ठीक है, तो जब उसकी सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी तो बच्चों ने बहुत सारी अरिथमेटिक स्किल्स सीख ली। अरिथमेटिक मतलब अंक गणित है, जिसमें आपके माइनस प्लस, ठीक है, नंबर से रिलेटेड या जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल्स, वो वाली स्किल्स भी सीख ली, ठीक है। जैसे कि सपोज दिए लगाने हैं, दिए कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, कितने दिए कहाँ पर आएंगे, ठीक है, इतने दिए इनको देने हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है। फिर वो फूलों की लड़ियां होती हैं, वो किस तरह से करनी है, पंखे पे भी लगानी है, पंखे पे 3 ठीक रहेंगी कि 2 ठीक रहेंगी, मतलब इस तरह की जो स्किल्स हैं बच्चों में वो भी डेवलप कर ली उन्होंने, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंसिडेंटल लर्निंग बोलेंगे, फॉर्मल लर्निंग बोलेंगे, इनफॉर्मल बोलेंगे या नॉन फॉर्मल लर्निंग बोलेंगे। देखिए है तो ये भी एक लर्निंग, ठीक है, लेकिन कौन से टाइप की लर्निंग है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो फटाफट आंसर करो, क्वेश्चन समझा दिया मैंने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है। मतलब ये लर्निंग क्या है, अगर मैं कहूं तो एक के साथ एक फ्री, वो वाला मैटर है, मतलब एक के साथ 5-6 भी फ्री हो सकती हैं, ठीक है, मतलब ये वाली बात है, सिंपल भाषा में कहूं, ठीक है। आपने दिवाली सेलिब्रेशन करना था, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रहा था दीपावली फेस्टिवल का, आप उस काम को करते करते कुछ और काम भी, कुछ और स्किल्स भी आप लोग सीख गए, ठीक है। तो मतलब ये आपकी हो गई आकस्मिक अधिगम, मतलब आप पहले से इसको सीखने के लिए तैयार नहीं थे कि हम ये सीखेंगे, ये बाय चांस आप लोगों ने सीख लिया। बाय प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम इसको कि भाई दीपावली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में ये आपको बाय प्रोडक्ट मिल गया कि आपने कुछ अरिथमेटिक स्किल्स भी सीख ली, ठीक है। तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग। अब फॉर्मल लर्निंग तो आपको पता है स्कूल में, कॉलेजेस में जो होती है वो फॉर्मल लर्निंग होती है, जिसमें एक सेट कोर्स होता है आपके सामने और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, रिजिडिटी होती है, बेसिकली आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होते हैं, आपको एग्जाम देना पड़ता है, आपको रेगुलर अटेंडेंस लगानी होती है, जो भी, ठीक है। इनफॉर्मल में जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, है ना, पेरेंट्स हो गया या फिर रिलेटिव्स हो गए, मतलब घर की लाइफ लगा लो आप, घर से आपकी फ्रेंड, आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी भी आप चीजें सीखते हो वो इनफॉर्मल हो गई। नॉन फॉर्मल में आपके बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे आपके स्पोर्ट्स के ग्रुप्स आ गए, ठीक है, आपके कुछ एनजीओज आ गए, ये सब आपके नॉन फॉर्मल लर्निंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह की कुछ लर्निंग्स थी। आई होप कि आंसर आपने ठीक ही किया होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, उसको रिकॉल करना या रिकैपिचुलेट करना या फिर प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि, ठीक है, किस लिए, मतलब दूसरों को, बच्चों को रिकैपिचुलेट करने में या रिकॉल करने में जो उन्होंने अभी तक याद किया है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका फटाफट आंसर करो, नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं। इट इज कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, भाई मतलब ये है कि किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है कि पहले आप रिकॉल करवा लो आपको क्या क्या आता है, ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग, भाई पिछली लर्निंग को जो है अगर हम आगे आने वाली लर्निंग से अगर उसको रिलेट
रिलेट कर दे, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट कर दे, तो इससे जो लर्निंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और समृद्ध हो जाती है। और ये इफेक्टिव वे है रिवाइजिंग ओल्ड लेसन्स को, भाई पुराने लेसन्स को रिवाइज करने का अच्छा तरीका है। इट एनहांसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयरबाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, भाई इससे लर्नर्स की जो मेमोरी है वो शार्प होती है और इससे उनकी जो लर्निंग है, ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस है, वो भी उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो फटाफट आंसर करो इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े से मिलता जुलता है बट क्लियर कट आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखो जब भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें से आपको बेस्ट चुनना होता है, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखो कई बार होता है, जैसे मैं भी ऑब्वियसली मैंने भी एग्जाम दिए, मैंने भी गलतियां की है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं आपको पूरे एक प्लानिंग के साथ पढ़ाती हूँ, ठीक है। मतलब पहले बुक्स देखती हूँ, फिर वो सारी चीज देखती हूँ, जो जो चीजें मैंने सोर्सेज जहां जहां से पढ़ा है, जो भी नोट मेकिंग की है, मैं सब देखती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बिना तैयारी के आपके सामने नहीं आती हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आप जब टीचर बन जाएंगे ना, तब भी आप कुछ प्लानिंग करके क्लास में जाएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ा देंगे कुछ भी, मतलब एक प्लानिंग की जरूरत होती है, वो मैं करती हूँ, ठीक है। तो अब आपको जब भी आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपको बेस्ट चीज चुननी है इस क्वेश्चन में, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब बेस्ट चीज सुनो, क्योंकि पेडागोजी में जो है ना, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ ठीक है, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ ठीक है, फिर एग्जामिनर जो है उनके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी नॉलेज भी बुक बेस्ड होती है, या फिर जितनी भी पढ़ाई उन्होंने करी है उस पर बेस्ड होती है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलो मैंने बता ही दिया था, ठीक है, भूल गई मैं। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज एनहांसेस लर्निंग। देखो हमारा मेन मकसद क्या होता है, जब भी हमने सपोज आपको पढ़ाना है एनिमल्स, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, आपको एनिमल्स पढ़ाना है, ठीक है। अब आप क्लास में क्या ये लिख दोगे, बोर्ड पे आपने लिख दिया एनिमल्स, हाँ भाई चलो बताता हूं मैं, ये पेट एनिमल्स होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इससे क्या होगा, ठीक है, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है, जिससे हमें बाहर निकलना है, ठीक है। आप पहले बच्चों को इन्वॉल्व तो कीजिए इस टॉपिक के साथ। यू कैन यूज सम पिक्चर्स, ठीक है, यू कैन यूज सम ऑडियो विजुअल एड्स भी दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद एक्टिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं क्लास में, कि चलो बच्चे भाई मैं आज रास्ते में जा रही थी और मैंने एक ना डॉग देखा, ठीक है। फिर डॉग क्या होता है मुझे तो नहीं पता क्या होता है, आप बच्चों से पूछो आपने भी डॉग देखा है क्या, और कौन कौन से जानवर देखे आपने। फिर बच्चे जो हैं उसके बाद अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल करेंगे कि उनको क्या क्या पता है, वो अपने अनुभव बताएंगे। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कीजिए, एनिमल्स पढ़ेंगे भाई हम, क्योंकि आप सबको इतना पता है एनिमल्स के बारे में, तो चले देखते हैं कि आप कितना जानते हैं एनिमल्स के बारे में। तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये मेथड होता है कि हम प्रीवियस लर्निंग को, अगर उनकी मतलब प्रीवियस लर्निंग को आने वाले इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम टाई अप कर देते हैं ना, मैच कर देते हैं, तो उससे लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। लिख दिया करो कमेंट में कि कोई क्वेश्चन में डाउटफुल हो रह जाता है, तो मैं वैसे देख लेती हूँ एक बार आपके कमेंट बनाने से पहले, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस का एक फीचर नहीं है, ठीक है। ये बताना है फटाफट, जल्दी से आंसर करो इसका, पढ़ो अपने आप और आंसर करो। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, एंड लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मेन फीचर ये बताना था कि नहीं हो सकता है जो, ठीक है, जो इसका नहीं हो सकता है। देखो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, ऑब्वियसली हमारा कुछ टारगेट होता है, तभी तो हम कुछ सीखना चाहते हैं। अब मैंने देखो अभी रिसेंटली स्कूटी चलाना सीखा है, ठीक है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। मैंने क्यों सीखी स्कूटी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक टारगेट है कि भाई मेरे को स्कूल जाना होता है और मैं अपनी व्हीकल से जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कूटी सीख ली और मैं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। तो भाई कुछ चीजों को हम सीख के भूल भी जाते हैं, है ना। अगर आपने 4 साल तक 20 मतलब सपोज 10-20 साल तक आपने किसी चीज को रिवाइज नहीं किया, तो आप भूल जाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी, ठीक है, आप मतलब 10 हो गए, 12 साल या 20 साल के बाद आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, फिर साइकिल दोबारा से चलाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ना, मतलब अनलर्निंग भी हो जाती है। सिर्फ साइकिल की बात नहीं हो रही, कुछ और भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है अनलर्निंग, मतलब हम भूल भी जाते हैं चीजों को। उसके बाद है लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो यस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा एक व्यापक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में लर्निंग कर ली, ऐसा नहीं होता है। वो इसका एक पूरा प्रोसेस चलता है, और हो सकता है कि आपको किसी चीज को लर्न करने में 1 महीना लग रहा हो, 3 महीने लग रहे हो, 2 महीने लग रहे हो, ठीक है। मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आपका मोटिवेशन लेवल, आप कितना ज्यादा लर्निंग करना चाहते हैं, आपका खुद का लेवल, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो
मोस्ट इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। क्या सबसे जरूरी है भाई जो इंसान जो है जो स्कूल में नहीं जाते हैं, जो क्या उनको लर्निंग होती नहीं है? बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते ना ऐसे। कल्चर टू कल्चर वेरिएशन है। अब आदिवासी लोग हैं, ठीक है, क्या उनकी लर्निंग नहीं होती है? वो भी तो जिंदगी जीते हैं ना, वो किस तरह से अपने आप को मतलब अडेप्ट करते हैं उस एनवायरमेंट में, उन जंगलों में, तो वो भी तो लर्निंग कर रहे हैं ना, उनकी भी लर्निंग होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते नहीं भी हम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गए हैं और हमारी लर्निंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, तो वी कैन नॉट से दैट। ओके, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ओके, जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में इसमें बताओ कि कौन सा इसके बारे में ट्रू है, ठीक है। ये थोड़ा पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, ठीक है, मतलब बच्चों ने जितनी भी गलतियां करी हैं उससे ये बताता है कि बच्चे मतलब कोई लर्निंग हुई नहीं है बच्चों की, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट की लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर, ठीक है, मतलब ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट भी करे। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स, या लर्निंग इफेक्ट ही नहीं होती है इमोशनल फैक्टर से। लर्निंग इज फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब मूल रूप से वो एक मेंटल एक्टिविटी है सिर्फ, ठीक है, और कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मेंटल है, ठीक है। तो ये बतानी है आपको। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कि भाई देखो आपको वैसे भी सबसे पॉजिटिव आंसर यही लग रहा होगा, है ना, ये तो होना ही होना है, बाकी हो चाहे ना हो ये तो जरूर होना है। तो हमारे लिए बेस्ट आंसर है ये, ठीक है, कि भाई ऑब्वियसली हमें ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना है जो इमोशनली पॉजिटिव हो, वो भय के वातावरण में, डर के वातावरण में ना पड़े, ठीक है, और उसकी जो नीड्स है उसको भी हम सेटिस्फाई करें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को क्लास में बिठा रखा है, बच्चे को जाना है टॉयलेट, ठीक है, आपने बिठा रखा है, आप कहेंगे कि नहीं भाई नहीं यहीं बैठना है, ठीक है, आपको यहीं बैठना, जाने नहीं दूंगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। अब बच्चे का ध्यान कहाँ होगा? बच्चे का ध्यान होगा टॉयलेट में, वो उसका ध्यान यहाँ पे होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो सेटिस्फाई बेचारे की फिजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है ना। तो ये एक प्रोसेस है ना, लर्निंग एक प्रोसेस है जहां पे आपको बच्चे के ऊपर बहुत फोकस करना है। मतलब जब बच्चे के लिए कुछ बेनिफिट हो ना तो वो ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर जगह बस बच्चे को देखो, बच्चे के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मतलब टीचर का फायदा ना हो रहा हो, बच्चे का फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो वहां वो वाले क्वेश्चन आपको ऑप्शन आपको चूज करने हैं, ठीक है। अब देखो एरर्स तो हमें बताते हैं ना कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, ये एरर्स ही बताते हैं, ठीक है। और अगर इमोशनल फैक्टर्स तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, तो ये तो गलत ही हो गया। फंडामेंटली मेंटल, सिर्फ मेंटल प्रोसेस नहीं होता, एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और अपना स्कोर जरूर लिख दिया करो एंड में, ठीक है। कुछ ही बच्चे लिखते हैं, सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना मुझे कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और लेवल वगैरह का। देखो डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स अमंग लर्नर्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू, तो विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता का कारण क्या हो सकता है इनमें से? तो ये बताओ, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, मतलब लर्निंग स्टाइल्स में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनका प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्यों होता है ऐसा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ए है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उस पर डिपेंड करता है। थिंकिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय लर्नर, कि बच्चा क्या मतलब चिंतन की युक्तियां अपना रहा है, एक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, या उसकी पेरेंटिंग लालन पालन उसका कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर करो, आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर से बच्चे पे ध्यान दो, भाई बच्चे ने कौन कौन सी थिंकिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, हमें तो फोकस बच्चे पे करना है। अगर बच्चे की स्ट्रैटेजी गलत है तो हमें उसको करेक्ट करना है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये एक अलग प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें आप एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करते हो। जैसे जेंडर रोल्स होते हैं ना, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। लड़कियां गुड़िया के साथ खेलेंगी, लड़के जो है गुड़िया के साथ नहीं खेलेंगे, लड़के नहीं रोएंगे क्योंकि समाज क्या कहेगा, आप रो रहे हो, लड़के होके रो रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस का भाग है। उसके बाद थिंकिंग स्ट्रैटेजीज की मैंने आपको बताई दिया कि भाई बच्चा क्या सोच के चल रहा है ना। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन में 24 56 लिख दिया आपने, ठीक है, 6 और 4 10 होते हैं, बच्चा यही 10 लिख देगा, यहाँ 7, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कैरी ओवर का कंसेप्ट जो है बच्चे को क्लियर नहीं है, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है, इसलिए उसने यहाँ पे ऑलरेडी 10 लिख दिया। तो ये एक प्रोसेस बताता है कि बच्चा किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये तो भाई आपको पता ही होंगे, अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो बी आपको ऑब्वियसली करेक्ट लग रहा होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हीकल्स इन, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं है कि ये सच में गाड़ी है कोई, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताना है, ठीक है। लर्निंग कम्युनिकेशन थिंकिंग प्रोसेस इज मोटिवेटिंग द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ ए लर्नर, ठीक है, ये बताना है आपको। तो कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो कंसेप्ट होते क्या है, ठीक है। संकल्पनाएं हम कहते हैं ना, जैसे फ्रूट का कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, या फिर फ्लाइंग कंसेप्ट है, फ्लाई का कंसेप्ट है कि भाई उड़ना क्या होता है, ठीक है, आपको पता है। ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब व्हीकल्स का कंसेप्ट है, या फिर जो भी कंसेप्ट से होते हैं ना ये सारे, ये सीखने पड़ते हैं। या फिर आपको मोशन का कंसेप्ट है, ठीक है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, ठीक है, या फिर मैटर का कंसेप्ट है, ये सारे आपके कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये चीजें, मतलब किस तरह की चीजें हैं, ये आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। तो ये संप्रेषण अधिगम के लिए होते हैं, चिंतन प्रक्रम के लिए होते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए होते हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो दोनों ही, ठीक है, मतलब कंसेप्ट्स की बात पूछी गई है यहाँ पर। तो लर्निंग, कम्युनिकेशन और थिंकिंग प्रोसेस, देखो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस के लिए। भाई जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह के कंसेप्ट्स को एक्वायर करेंगे और किस तरह के कंसेप्ट्स को नहीं एक्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकते हैं, आप इजीली सीख जाते हैं क्योंकि डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अब फिजिक्स है, अब फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ऊपर से जाते होंगे, ठीक है। मतलब मैं भी जब 12th में मेरे पास फिजिक्स थी तो सबसे वीकेस्ट पार्ट मेरा फिजिक्स था, मतलब सारे नहीं थे, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री में मैं अच्छी थी, लेकिन मतलब फिजिक्स थोड़ा वीक था, मतलब एज कंपेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब वही है कि ये इंपॉर्टेंट व्हीकल्स होते हैं थिंकिंग प्रोसेस के, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मतलब एप्लीकेटिव बेसिस नहीं था ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर। तो भाई बच्चों को मतलब स्वतंत्र रूप से चिंतन करने में और इफेक्टिव लर्नर बनने में टीचर का क्या रोल है, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो फटाफट आंसर करो इसका। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उनको पुरस्कार देना है। भाई जैसे ही विद्यार्थी कोई मतलब सक्सेसफुल होता है तो उसी टाइम पे उसको रिवॉर्ड दे दो। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, मतलब गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स या चंक्स में दे सकते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, ठीक है, उनको समझाओ कि भाई तुम अपनी लर्निंग को कैसे ट्रैक कर सकते हो एक तरह से। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, ठीक है, मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज करो इन्फॉर्मेशन को कि उनको याद रहे अच्छे से और मतलब संगठित हो जाए, उनके दिमाग में भी संगठित हो जाए, उनको मतलब पुनरावृत्ति में सरल हो चीज, ठीक है। तो ये बताना है आपको, तो फटाफट आंसर करो। तो देखो हमें इसमें अगेन हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सबसे बेटर होगा। हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही लग रहे हो आपको, है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक होगा। देखो क्या है, अगर इन सबका कंपैरिजन करें तो देखो रिवॉर्ड एक टाइम पर काम करते हैं आपके, ठीक है, हर बार रिवॉर्ड आप हर टाइम पे रिवॉर्ड दे देंगे तो बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करेगा, उसमें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो तो डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। भाई मैडम हर बार चॉकलेट दे रही है, करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है खत्म होता चला जाएगा। तो चॉकलेट खा कर भी वो इतना उब जाएगा कि वो उस काम को करने के लिए मतलब राजी नहीं होगा, है ना। मतलब ज्यादा रिवॉर्ड्स पे नहीं देने चाहिए। रिवॉर्ड ठीक है, आप एक टाइम पीरियड पे फिक्स इंटरवल पे दो, काम आएंगे, लेकिन आप सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे बच्चों को अचीव नहीं करा सकते कुछ। नेक्स्ट है गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में इन्फॉर्मेशन दो। तो क्या ये इफेक्टिव तरीका होगा, मतलब ये एक पार्ट हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग का, ठीक है, लेकिन सबसे इफेक्टिव या ऑल ओवर इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि उनको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो क्या हमारा टारगेट रिकॉल करने का होता है, हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं होता है, ठीक है। देखो अब बच्चे को आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, तो बच्चे को खुद करना सिखाओगे ना आप, कि भाई आप खुद ट्रैक करो कि आप कितना अच्छा सीख पा रहे हो, ठीक है। मतलब मॉनिटर दे ऑनलाइन, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपने कुछ भी काम किया है, ठीक है, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो कि हम में कौन सी कमियां रही, हमने क्या ठीक किया, हमने कौन से सुधार किए, दिस इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। तो बेसिकली जब बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को मॉनिटर करेगा कि हाँ भाई क्या क्या मेरे लूप होल्स रह गए, कहाँ कहाँ मुझ में कमियां रह गई थी, जब बच्चा खुद से ये सोचना स्टार्ट करेगा तो वो अपने आप इफेक्टिव लर्नर बन जाएगा, है ना। टीचर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टीचर को ये कराने की जरूरत है कि बच्चे को खुद से मतलब उनको मोटिवेट करे कि वो खुद अपनी लर्निंग का जो है ट्रैक रिकॉर्ड रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ, ठीक है, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना या फिर हम कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशंस को ना, उसके बाद इस फिनोमेना को हम क्या, किसके गोल्स हैं ये सारे, कौन से टाइप के मेथड या रीजनिंग के गोल्स हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग आंसर कर सकते हो। तो देखिए ये है आपका साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जब आप एक्सप्लेन करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो कि ऐसा होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट सोचते हो, ठीक है, और कंट्रोल करते हो, मतलब लेबोरेटरी में बेसिकली आपके साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, आप कंट्रोल करते हो चीजों को, है ना। मतलब आपने कोई चीज फिक्स कर दे कि ये ऐसे ही रखना है,
है, ये चीज इतनी रखेंगे, फिर हम केमिकल्स मिलाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल, एक तरह की कंट्रोल्ड चीजें होती हैं, इसमें आप प्रेडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी करते हो आप, ठीक है, चीजों को। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। दिस वाज इजी क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग आप सबको पता होगा, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल एंड जनरल टू स्पेसिफिक, तो इस पे हम थोड़ा बात ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन मैं 7th क्वेश्चन भी आपको रिपीट कराऊंगी एक बार, जिसमें आपको कल डाउट रह गया था, ठीक है। लेकिन पहले इस 10th क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर कीजिए। कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय, ठीक है। देखो कंसेप्ट मैप्स जो होते हैं वो हमारे लिए नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किस तरह से, मतलब क्या करते हैं वो, जिससे हमारी जो समझ है वो बढ़ जाती है नवीन अवधारणाओं की, ठीक है। तो बताओ फटाफट। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना, मतलब फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स पर, ठीक है। ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज के बीच में जो है विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करना, ठीक है। और उसके बाद है प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि भाई ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम है, ये इस तरह से प्रायोरिटीज सेट कर दी। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, या फिर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया एक लॉजिकल तरीके में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट मैप पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये, ठीक है। देखो कंसेप्ट मैप होते क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया एनिमल्स, ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया। उसके बाद आपके कुछ सब कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, पैट एनिमल्स कौन से होते हैं, या फिर हम कहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, जो बेसिकली घरेलू चीजों के लिए यूज होते हैं, है ना। इस तरह से हमने 3 सब टॉपिक्स बना दिए। उसके बाद डोमेस्टिक की हमने कैटेगरीज बना दी, फिर पैट और डोमेस्टिक में क्या कनेक्शन है हमने वो बता दिया, ठीक है। इस तरह से मैप्स बनते जाते हैं, तो इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे फिगर्स के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। आप जाना गूगल करना और देखना कंसेप्ट मैप कैसे होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट मैप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दीज आर द कंसेप्ट मैप। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और लॉजिकली दिया जाता है, ठीक है। ये जो लाइंस होती है, कभी कभी इनको भी नाम दिया जाता है कि 3 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो मतलब आराम से समझ में आए, पूरा कंसेप्ट आपको आराम से समझना है, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एनिमल्स में हमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, इसमें कौन सी कैटेगरी आती है। तो ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को लॉजिकल तरीके से, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट मैप्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो चलो भाई, अब जो कल का 7th क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय Vygotsky, ठीक है। देखो डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे मैंने आपको काफी कुछ बता दिया पिछली वीडियोस में। आप कहते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कितनी सारी नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। और देखो अंकित सर ने मुझे बोला था कि आपको क्वेश्चन कराने में, क्वेश्चन करा रही हूँ। वैसे मेरे पास गाइज, मैं सच बताऊं आपको, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं करती हूँ, कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। फिर अपना चैनल भी देखना होता है, उस पर भी थोड़ा बहुत इवन थ्योरी में वहां भी करा रही हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ज्ञान IQ से आप देख सकते हैं, थ्योरीज इसकी मैं करा रही हूँ वहां पर, अगर आपको देखनी है तो। अब बात आई कि भाई ये Vygotsky और पियाजे जो है, ठीक है, इनकी बात थी, तो इनके बारे में मैंने आपको कितना बताया, डेवलपमेंट और लर्निंग। देखो पियाजे का फोकस कहां पर था, डेवलपमेंट पर था, ठीक है, लेकिन Vygotsky का फोकस था लर्निंग पर। ये डिफरेंसेस हैं कुछ, ये देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट, पियाजे डेवलपमेंट से मतलब क्या था, पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी थी आपको, ठीक है, 4 स्टेजेस दी हैं कि भाई बच्चा जो है 7 साल का हो जाएगा, 7 साल के बाद मतलब 7 कंप्लीट कर चुका है, एंटर करेगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी उसके अंदर, और मतलब वो चीजों के प्रति या इवेंट्स के प्रति लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा, मतलब जब तक चीज उसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, कंक्रीट रूप में, ठीक है। तो ये उसकी थी कि भाई 7 साल के बाद ही होगा। उसने कहा था कि 5 साल का, 6 साल का बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है, वो कैसे कर लेगा, वो तो डेवलप ही नहीं हुआ है, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई है उस टाइप की, ठीक है। डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ पार्ट भी आता है, ठीक है, ये पियाजे कहते थे। लेकिन Vygotsky जो है वो इसका उल्टा कहते थे, वो कहते थे कि हो सकता है कि जो 6 साल का बच्चा है वो 8 साल के बच्चे की जितनी लर्निंग कर पाए, अगर हम उसको ZPD के थ्रू, ठीक है, Z जो उसका जोन है वो ZPD, वो डेवलप किया जा सकता है स्कैफोल्डिंग के थ्रू, ठीक है, या फिर MKO के थ्रू, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब सोशल लर्निंग के थ्रू जो है बच्चे को ये चीजें कराई जा सकती है, ठीक है। सोसाइटी के थ्रू, जो उसकी सोसाइटी के जो इनपुट्स आते हैं ना, जो एनवायरमेंट है उसका, वो इसको इस कैपेबल बना देता है कि डेवलपमेंट से पहले ही लर्निंग हो जाए, मतलब बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है वो 8 साल के बच्चे जितनी चीजें कर पाए, है ना, ये कहना था उनका। देखो
अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या हुआ कि 6 साल के बच्चे ने जब 8 साल के बच्चे जितनी चीजें कर ली, इसकी मतलब इसकी लर्निंग जो है वो पहले हो गई, और जो डेवलपमेंट थी मतलब एज वाइज जो डेवलपमेंट थी वो बाद में हुई। तो इसलिए इसका आंसर जो है, इस 7th क्वेश्चन का आंसर था वो ये था कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, कि जो विकास की प्रक्रिया है वो लर्निंग की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब था, जो लोग कह रहे थे कि डेवलपमेंट और लर्निंग साथ साथ चलते, किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कब कहा कि डेवलपमेंट भी होगी साथ साथ और साथ साथ लर्निंग भी होगी। भाई बच्चा 7 साल का होगा तभी 7 साल वाली चीजें करेगा। ये तो आपने पियाजे वाली सेम बात कह दी ना कि पैरेलल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा था, पहले डेवलपमेंट आएगी फिर लर्निंग तुरंत हो जाएगी उसकी। ठीक है, वो डेवलपमेंट हो गया और फिर लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप तो कहते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कई बार जो है, सपोज ये डेवलपमेंट है, ठीक है, और ये आपकी लर्निंग, कई बार लर्निंग आगे निकल जाती है, डेवलपमेंट पीछे रह जाती है। लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई जो है डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग को पीछे छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि लर्निंग डेवलपमेंट को पीछे छोड़ दे, कि ये वाइगोत्स्की का कहना था। अगर आपने डीप में वाइगोत्स्की को पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। अब मैंने क्लियर कर दिया आपको, अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देखना वीडियो को, मतलब दोबारा इसको क्वेश्चन को देखना, और बाद में वो वाली भी जो उसमें भी जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा वो दोबारा सुनना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, और एक बुक मैंने आपको बताई थी, लोरा ई बर्क। ठीक है, इस बुक को जो है आप पढ़ लो, अच्छी बुक है। ठीक है, और मतलब इतना डीप में दिया हुआ है ना कि आपको बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पार्ट, देखो पेडागोजी पार्ट ज्यादा नहीं है लोरा ई बर्क में, पहले बता देती हूँ। इसमें सिर्फ आपका साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सीडी जो कहते हैं, सीडी इसमें कवर हो जाती है आपकी। पेडागोजी के लिए तो आपका दिमाग, आपने कितनी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, आपने एनसीएफ कितनी अच्छे से पढ़ा है, उस पर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे से थ्योरीज को समझ पाए हैं कि हाँ भाई चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरीज आपको क्या कहती हैं, तभी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बेटा देखो, मेरे पास ना कोई एग्जैक्ट बस नहीं, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बुक नहीं है। ठीक है, बस कह रही हूँ, सॉरी, बुक एग्जैक्ट में अगर बताऊं तो एक अरुण कुमार की बुक आती है, अरुण कुमार की, आप रेफर कर सकते हो। क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने लोरा ई बर्क और अनीता वुल्फ को पढ़ा है डीपली, तो मैं नहीं कह सकती ज्यादा कि ये हिंदी मीडियम के लिए अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, मतलब देख लो, रेफर कर सकते हो आप, इसको देख लेना एक बार, इसको, इसका कंटेंट एरिया वगैरह देख लेना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं मिले तो मतलब देख लेना, इसके रिव्यूज पढ़ लेना, अगर अच्छी लगे तो आप कर लेना, और आपस में थोड़ा डिस्कस कर लिया करो। जितने भी बच्चे लाइव चैट में होते हैं ना, आप लोग एक दूसरे को बता दिया करो भाई। ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन रखो, पेपर में आप कितना बेहतर करोगे वो तो आपके टैलेंट पर है ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।